गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद, राम राम सभी प्यारे बच्चों को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे। मैं आप सभी का एजुकेटर संदीप सिवाज स्वागत करता हूँ आप सभी प्यारे बच्चों का आज के अपने इस हरियाणा इकोनॉमी लाइव सेशन में, जहां हम डिस्कस करेंगे बजट को। और बजट जो रहने वाला है 2023-24, यहाँ से भी पेपर के अंदर एक दो क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहेगी। तो जितने भी बच्चे मेरे साथ जुड़ चुके हैं, एक बार फटाफट मेरे को बता दीजिएगा ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है। और उसके बाद हम मेरे बच्चों स्टार्ट करते हैं क्लास को। सुमन, सोनिया, वर्षा, विशाल, प्रियंका, मैं बहुत अच्छा हूं। आप लोग बताइएगा भाई अपना हालचाल, कैसे हो तुम लोग? अंकित, एक बार तुम लोगों के नाम भी ले देता हूं। रविंदर, प्रियंका शर्मा, पिंकी, सीमा, जितने भी बच्चे जुड़ते जा रहे हैं सभी का वेलकम है और सभी को नमस्कार, जय हिंद, राम राम। भाई इंश्योरेंस वाले टॉपिक का क्या करना है? करना क्या है, तुम्हें अच्छे से कवर करना है। और आज से शायद विवेक सर आपको इंश्योरेंस पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। रूरल मार्केटिंग आपकी कंप्लीट हो चुकी है। आप लोगों के साथ मैं बार बार क्लास में लड़ता झगड़ता रहता हूं कि भाई तुम लोग इतनी टेंशन मत लिया करो। सिलेबस की चिंता हमारे ऊपर छोड़ दो। तुम अच्छी जगह तुम जुड़े हुए हो, तुम्हें नहीं पता तुम किस जगह जुड़े हुए हो, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं तुम अच्छी जगह जुड़े हुए हो, ठीक है। मतलब जितना पैसा तुमने लगाया होगा ना, वो पैसा तुम्हारा वसूल होगा। ऐसी चीजें हम आप लोगों के लिए कोशिश कर रहे हैं जो बाकी बच्चों से आपको अलग करेगी, पेपर के अंदर पक्का अलग करेगी। और उसी डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। तो इंश्योरेंस अभी हुआ ही नहीं है, तो इंश्योरेंस का करोगे क्या तुम? ठीक है। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर क्या इंश्योरेंस पढ़ाया जाएगा? बिल्कुल पढ़ाया जाएगा। ग्रुप 56-57 के अंदर जो भी चीज आपको मेंशन की गई है सिलेबस के अंदर, हर वो चीज पढ़ाई जाएगी। क्योंकि ये बैच स्पेशल उन बच्चों के लिए है जिनको इनके सिलेबस के लिए अलग अलग भटकना पड़ रहा है। मार्केट में कोई बुक नहीं है इनकी। आप देखेंगे कि कुछ लोगों ने बुक निकाल रखी होंगी, तो उनके अंदर एक टॉपिक या दो टॉपिक कवर हैं। सारे के सारा जो सिलेबस है वो किसी भी बुक के अंदर कवर है ही नहीं, है ना। तो मैं बार बार लड़ता झगड़ता इसलिए हूं क्योंकि तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूं और करता रहूंगा लास्ट तक। चलेगा, आगे बढ़ेंगे। सर 25 दिन बचे हुए हैं। 25 दिन थोड़े नहीं होते हैं भाई, ठीक है। मात्र 8 से 9 क्लास इंश्योरेंस की होंगी, तो 9-10 दिन में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद भी 15 दिन बचते हैं। अब आप बोलोगे कि सर हमें रिवीजन भी तो करना है। तो जो बातें हम आज से पहले पढ़ा चुके हैं उनके रिवीजन का टाइम अब नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो साथ के साथ आपको तैयार करना चाहिए। और जो क्लास आज से आगे होंगी 10-12 दिन, तो मेरे बच्चों उनको आप साथ के साथ लपेट लोगे, ठीक है। तो सही तैयारी करने का तो यही तरीका होता है। 25 दिन ग्रुप 56-57 के लिए तो नहीं है। ग्रुप 56-57 के लिए अभी अच्छा खासा टाइम है। सितंबर के आसपास आपका पेपर होगा। चलेगा, बजट हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे ना। चलिएगा, सबसे पहले मैं आप लोगों से क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूं। आप लोगों से मैं क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूं मेरे बच्चों कि आपसे मैं पूछूं कि भारतीय बजट का जो संस्थापक है वो किसे माना जाता है, तो क्या आप लोग मेरे को बता दोगे? तो कुछ पॉइंट मैं आप लोगों को नोट करवा रहा हूं, हो सकता है एग्जाम में यहां से कोई क्वेश्चन आ ही जाए। बजट हम पढ़ेंगे। और सबसे पहले हम बात करें भारतीय बजट के संस्थापक की, तो आप मेरे को बता सकते हो भारतीय बजट के संस्थापक किसे माना जाता है? भारतीय बजट के जो संस्थापक हैं मेरे बच्चों, बता सकता है कोई बच्चा जो जुड़ा हुआ है मेरे साथ? लाला मुरलीधर बोलना है, ठीक है, चलिए। भा- भारतीय बजट का संस्थापक लाला मुरलीधर। वाह भाई, वाह भाई वाह, मान गए तुमने। ऐसी तैयारी कर रखी है क्या तुम लोगों ने?
खतरनाक बालक हो गए हम भी। लाला मोहन। चलिए, भारतीय बजट के जो संस्थापक हैं वो जेम्स विल्सन को माना जाता है, ध्यान रखना। यही वो अंग्रेज था मेरे बच्चों जिसने सबसे पहले बजट पेश किया था भारत के अंदर। उस समय हम गुलाम थे, आजाद नहीं थे, ठीक है। तो भारतीय बजट के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? जेम्स विल्सन को जाना जाता है। और जेम्स विल्सन ने उस समय के जो वायसराय थे उसकी परिषद में आकर 18 फरवरी 1860 को पहली बार भारत के अंदर मेरे बच्चों बजट क्या किया था? पेश किया था, ठीक है। तो भारत के अंदर जो प्रथम बजट पेश किया गया वो 18 फरवरी 1860 को पेश किया गया था, ठीक है। बहुत अच्छे, कृष्ण सांगवान ने सही आंसर दिया है सर, 1860। बहुत अच्छे भाई। रामवीर सिंह का संबंध किस खेल से है? कबड्डी से है भाई रामवीर सिंह का संबंध। यदि हम बात करेंगे अपने हरियाणा के अंदर, आपसे कोई पूछ ले कि अपना हरियाणा जो है, इस अपने हरियाणा में पहला जो बजट है वो कब पेश किया गया? तो मेरे बच्चों हरियाणा में पहला जो बजट है वो पेश किया गया था 1967 के अंदर। 1 नवंबर 1966 को अपना हरियाणा राज्य बना था, 17वां राज्य बना था 18वें संविधान संशोधन 1966 के तहत। और उस समय देश की प्रधानमंत्री हुआ करती थी इंदिरा गांधी, ठीक है। राष्ट्रपति हुआ करते थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो मेरे प्यारे बच्चों हरियाणा में जो पहला बजट, राष्ट्रपति जो थे उस समय वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, जाकिर हुसैन नहीं, सॉरी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन उस समय राष्ट्रपति हुआ करते थे। और इंदिरा गांधी उस समय मेरे बच्चों प्रधानमंत्री हुआ करते थे, है ना। तो हरियाणा में जो पहला बजट है वो 1966 के अंदर पेश नहीं किया गया था। हरियाणा की विधानसभा में पहला बजट 1967 के अंदर पेश किया गया था। अब बात आती है कि बजट कौन पेश करता है किसी भी राज्य के अंदर उसकी विधानसभा में? तो बजट पेश करेगा मेरे बच्चों वित्त मंत्री। तो 1967 के अंदर वित्त मंत्री कौन हुआ करती थी? कैथल से 4 बार की विधायक रही, एमएलए रही ओम प्रभा जैन। ओम प्रभा जैन ही हरियाणा की पहली वित्त मंत्री थी। और पहली वित्त मंत्री थी तो उन्होंने ही हरियाणा की विधानसभा में पहला बजट पेश करने का क्या किया होगा? काम किया होगा। तो आपको ध्यान रखना है, प्रदेश की प्रथम वित्त मंत्री प्रदेश की प्रथम जो वित्त मंत्री वो कौन? ओम प्रभा जैन। ओम प्रभा जैन जो थी मेरे बच्चों ये कहां से विधायक थी? कैथल से। और कैथल से 1 बार 2 बार 3 बार नहीं बल्कि 4 बार ये एमएलए चुनी गई थी, विधायक चुनी गई थी। और 1967 के अंदर ओम प्रभा जैन ने ही पहला बजट पेश करने का काम किया था। विधानसभा में प्रथम बजट पेश किया था किसने? ओम प्रभा जैन ने। अच्छा, 2020 में जो बजट पेश किया गया वो हरियाणा के इतिहास में पहला ऐसा बजट था जो प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा ही पेश किया गया। अब प्रदेश के मुख्यमंत्री 2020 में आप सभी जानते हैं मनोहर लाल खट्टर। और मनोहर लाल खट्टर ने बजट क्यों पेश करना पड़ा? क्योंकि उन्होंने जो वित्त मंत्रालय है वो अपने पास रखा था। और जिसके पास वित्त मंत्रालय होगा वही बच्चों विधानसभा के अंदर बजट पेश करने का काम करेगा, ठीक है। तो हरियाणा के इतिहास में पहली बार जो ऐसा घटित हुआ कि किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री ने या हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री ने खुद ही बजट पेश करने का काम किया हो, वो साल आपको याद रखना है 2020 का था। तो पहला बजट पेश किसने किया है? ओम प्रभा जैन ने किया है। ओम प्रभा जैन प्रदेश की पहली वित्त मंत्री रही हैं, कैथल से 4 बार विधायक रही हैं।
अच्छे से ध्यान रख लेना, घोड़े के ऊपर बैठकर विधानसभा चंडीगढ़ के अंदर जाने का काम ओम प्रभा जैन किया करती थी। ठीक है, ये गाड़ी नहीं रखती थी, बल्कि अपने घोड़े से ही ये विधानसभा में जाने का काम करती थी। बच्चों, अब ये तो क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि ओम प्रभा जैन किस जानवर के ऊपर बैठ के जाती थी, है ना, बस वैसे ही मैंने बताया है नॉलेज के लिए। उसके बाद हम बात करेंगे कि वर्ष 2020 हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा, हरियाणा के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ 2020 में कि हरियाणा के मुख्यमंत्री के द्वारा विधानसभा में बजट पेश किया गया। बजट पेश किया गया। और अब तो मनोहर लाल खट्टर ही हर साल बजट पेश करते आ रहे हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, साल आपसे पूछा जाएगा कि कौन से साल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ही विधानसभा के अंदर बजट पेश करने का काम किया था, तो 2020 के अंदर। ठीक है, इससे पिछली जो सरकार थी 2014 से लेकर 2019, उस दौरान हरियाणा के जो वित्त मंत्री थे वो कैप्टन अभिमन्यु थे। और 2019 के अंदर जब चुनाव होता है मेरे बच्चों, 21 अक्टूबर 2019 का वो दिन था जब चुनाव हुआ था, और 24 अक्टूबर 2019 का वो दिन था जब परिणाम आया था, और 27 अक्टूबर दिवाली के दिन 2019 में मेरे बच्चों मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को शपथ दिलाई गई थी हरियाणा के 17वें राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य के द्वारा। ठीक है, और जब शपथ दिलाई जाती है उसके बाद कैबिनेट का विस्तार किया जाता है मुख्यमंत्री के द्वारा, तो वित्त मंत्रालय जो है वो उन्होंने अपने पास रखा था, और जिनके पास वित्त मंत्रालय होगा वही बजट पेश करने का काम हर साल राज्य की विधानसभा में करेगा। तो 2020 हो, चाहे 2021 हो, चाहे 2022 हो, चाहे अभी 2023 हो, बच्चों ये सारे के सारे बजट मनोहर लाल खट्टर ने ही हरियाणा की विधानसभा में पेश करने का काम किया है। यहां तक नोट कीजिएगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। भाई एप्लीकेशन पे ही हैं सारी की सारी, यूट्यूब के ऊपर नहीं मिलेंगी। ठीक है, यूट्यूब के ऊपर मिलेगी तो आप लोगों का पैसा मैं क्यों लगवाता, है ना। ठीक है, बिल्कुल खट्टर ही पहला सीएम है जिसने सीईटी मेरे बच्चों हरियाणा में पेश किया है। ठीक है, और सीईटी किसी के समझ में ही नहीं आ रहा है कि सीईटी क्वालिफाई है, फिर भी बच्चों को बैठने नहीं दिया जा रहा है। इससे अच्छा तो क्वालिफाई ही ना होते, कम से कम संतुष्टि तो होती। वाह भाई वाह, क्रिश सांगवान, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। मैं तेरे से ही पूछता हूँ, तू ढूंढ के लेके आया इसको तू। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन पूछा है, लेकिन इसका अभी तक कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो क्रिश सांगवान इसको तुम खुद ढूंढ के लेके आओ। बाकी जहां तक मेरे को नॉलेज है बंसीलाल रहे हैं। ठीक है, बंसीलाल रहे हैं। चलेगा बच्चों, अब हम बात करेंगे बजट की। अब देख लीजिएगा, फोटो के अंदर आप लोगों को दो चेहरे नजर आएंगे। ठीक है, ये बड़ा चेहरा है और उससे फिर छोटा चेहरा ये है मनोहर लाल खट्टर, जानते हैं दोनों के दोनों शख्सियत को। और बजट जो है मेरे बच्चों वो 2023-24 हम पढ़ेंगे। बिल्कुल सरकार ने जो बुकलेट हमें बजट की प्रोवाइड करवाई, उसी बुकलेट से आप लोगों को पेपर में क्वेश्चंस जो हैं वो देखने को मिलेंगे। बजट के अंदर बात होगी किसकी मेरे बच्चों, बजट के अंदर बात होगी पैसों की। ठीक है, सरकार के द्वारा जो आगे काम करवाए जाएंगे उन कामों के ऊपर कितना पैसा मेरे बच्चों खर्च होगा, सरकार के पास पैसा आएगा कहां से, फिर पैसा जाएगा कैसे, ये तमाम बातें बजट के अंदर की जाती है। इसको हम एक प्रकार से लेखा जोखा भी बोल सकते हैं। ठीक है, साल का जो लेखा जोखा होता है कि पैसा आएगा कहां से, आएगा तो इस पैसे को लगाएंगे कहां, यही बातें बजट के अंदर आप लोगों को पढ़ने को मिलती है 2023-24 का जो बजट है। ठीक है, अब ये देखिएगा, ये है वित्त मंत्री हरियाणा सरकार मनोहर लाल खट्टर, जिनका जन्म 5 मई 1954
संगमन को महम तहसील के अंतर्गत आने वाले निंदाना गांव जो रोहतक जिले के अंतर्गत आता है वहां पर हुआ। मनोहर लाल खट्टर मेरे बच्चों पहली बार जो सीएम बने थे वो 26 अक्टूबर 2014 को बने थे और दूसरी बार जो सीएम बने वो 27 अक्टूबर 2019 को बने थे। ठीक है, तो 2 बार लगातार ये सीएम बने हैं। मनोहर लाल खट्टर विधायक जो हैं ये करनाल से हैं, करनाल विधानसभा क्षेत्र से 2 बार बच्चों ये विधायक बने और 2 बार ही हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। बजट के अंदर जो हम बात करेंगे ये बच्चों कुछ विषय रहेंगे जिनके ऊपर बजट पेश हुआ है। सबसे पहले बजट सारांश होगा, फिर आपको बताया जाएगा कैसे आता है रुपया, फिर आपको बताया जाएगा कैसे जाता है ये रुपया, फिर उसके बाद अलग अलग जो धनराशि आवंटित की गई होगी उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास होगा, कृषि होगा, पशुपालन डेयरी होगा, सभी के लिए आवास होगा। मतलब ये वो मेरे बच्चों विषय हैं जिनके ऊपर सरकार ने इस बजट के दौरान खास तौर पे ध्यान दिया है। अब यहां से एक आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जब 1967 के अंदर ओम प्रभात जैन ने हरियाणा का पहला बजट विधानसभा के अंदर पेश किया था तो मेरे बच्चों 1967 के बजट का जो मुख्य फोकस था वो क्या था? भाई मैं एक कॉल पिक कर रहा हूं, ठीक है, बार बार पता नहीं कौन कॉल कर रहा है। मेरे को पक्का भरोसा है कोई ना कोई यही बोलेगा कि सर क्लास हाँ भाई, तो आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं कि 67 का जो बजट था हरियाणा का पहला, उस बजट का जो फोकस था वो किस पर था? तो आप लोगों को बोलना है मेरे प्यारे बच्चों, कृषि और शिक्षा पर। कृषि और शिक्षा पर फोकस था हरियाणा के पहले बजट का, ये भी ध्यान रख लेना। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जब 1967 के अंदर पहला बजट पेश हुआ था उस समय जब अपना हरियाणा एक नया राज्य बना था तो नए राज्य के ऊपर जो कर्जा था वो कितना था? तो 1967 में राज्य पर जो कर्जा था, यानी कि कर्जवान तो हम जन्म से ही हैं बच्चों, ऐसा नहीं है कि कर्जा अभी हमारे ऊपर है, कर्जवान तो हम जन्म से ही हैं। जब हमारा जन्म हुआ 1 नवंबर 1966 को, उस समय हमारे ऊपर कर्जा था 2,35,00,000 का, 2,35,00,000 का कर्जा था मेरे बच्चों, ठीक है। और ये जो कर्जा है ये 2022-23 के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ आपको मिलेगा। और ये कर्जा है मेरे बच्चों 2,20,00,000 करोड़, लाखों के अंदर बातें चली गई है बच्चों, इतना कर्जा हरियाणा के ऊपर है फिलहाल, ठीक है। तो उस समय हमारे ऊपर कर्जा इतना सा ही था, अब मेरे बच्चों कर्जा इतना हो चुका है कि कभी भी ये कर्जा उतर नहीं पाएगा। हमेशा आगे आने वाली बहुत सारी पीढ़ियां जो हैं वो इस कर्जे का जो बोझ है वो अपने ऊपर लेके चलेंगे ही चलेंगे। अच्छा, लाइट ज्यादा है, ये लीजिएगा, लाइट कम कर लेते हैं। देखिएगा मेरे बच्चों, बजट के कुछ सारांश हैं, बजट की कुछ समरी हैं, जो जो मैं आपका पॉइंट हाईलाइट करूं बस उसी को ध्यान में रखना है। 2023-24 के अंदर यदि हम बात करें, 2023-24 के अंदर हम बात करें तो मेरे बच्चों जो कुल खर्च है वो होगा आपका 1,83,950 करोड़ रुपए का, जो पिछले बजट की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक है? 11.6% अधिक है, ठीक है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि पिछले बजट की तुलना में जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो बच्चों कितने प्रतिशत ज्यादा रहा? 11.6% ज्यादा रहा है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि 2022-23 में जीएसडीपी में प्राथमिक जो क्षेत्र है, प्राइमरी जो सेक्टर है, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र का जो हिस्सा रहा है तो मेरे बच्चों वो इतना रहा है। प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा 19.6% रहा है,
सेकेंडरी जो आपका सेक्टर है उसके अंदर परसेंटेज 29.7% है, और जो आपका तृतीय का क्षेत्र है उसके अंदर सबसे ज्यादा परसेंटेज रहा 50.7% का। तो यहां से क्वेश्चन आपको इस तरीके से बनाने हैं कि 22-23 के अंदर प्राथमिक क्षेत्र का जीएसडीपी के अंदर मेरे बच्चों कितना योगदान है, तो आप लोग ध्यान रखना, या उसका कितना हिस्सा है। तो 19.6 प्राइमरी सेक्टर में, 29.7 सेकेंडरी में, और 50.7 रहा है तृतीय का क्षेत्र के अंदर। ठीक है, जितने पॉइंट हाईलाइट करूं बस उसी को ध्यान रखना है आपको। राजकोषीय जो घाटा है, राजकोषीय जो घाटा है जो आपको विवेक सर ने अच्छे से समझा दिया होगा, तो मेरे बच्चों 2022-23 के अंदर राजकोषीय जो घाटा है वो जीएसडीपी का कितने प्रतिशत रहा है? 3.29% रहा है। 3.29% रहा है राजकोषीय घाटा किसका? जीएसडीपी का। ठीक है बच्चों, उसके बाद आपको ध्यान रखना है 23-24 के लिए जो राजकोषीय घाटा है ये कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? 2.96% रहने का अनुमान है। तो बच्चों पीछे 3.29% हमारा राजकोषीय घाटा रहा, और अब की बार जो अनुमान रहेगा राजकोषीय घाटे का जीएसडीपी के अंदर वो रहने वाला है 2.96%। इसके बाद है आपका राजस्व घाटा। राजस्व घाटा निरंतर कम हो रहा है मेरे बच्चों। 2022-23 के अंदर ये कितना था? 2022-23 के अंदर ये था 1.81%, और 2023-24 के अंदर जो अनुमान लगाया गया है राजस्व घाटे का वो रहने वाला है 1.51%। जिस भी पॉइंट को मैं हाईलाइट करूं बस उसी को ध्यान रखें। ऊपर हेडिंग है राजस्व घाटा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि राजस्व घाटा 2023-24 में कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है, तो आपको 1.51% बोलना है। और हो सकता है बच्चों खट्टर सरकार आपके पेपर में 2022-23 का भी आंकड़ा पूछ ले, तो ये आपका रहा था 1.81%। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे मेरे बच्चों कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि पूंजीगत व्यय। और पूंजीगत व्यय में ध्यान रखिएगा कि 2023-24 के अंदर जो पूंजीगत हिस्सेदारी है उसको 31.5% क्या है? बढ़ाया गया है। 31.5% क्या है? बढ़ाया गया है। ठीक है, देख लीजिएगा ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। हरियाणा का देश के जीडीपी के अंदर, हरियाणा का देश के जीडीपी के अंदर मेरे बच्चों लगभग, ठीक है, कितना योगदान है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंदर कितना योगदान है? 3.86% का योगदान है। ये जितने भी पॉइंट है ये आपके पेपर में आने वाले क्वेश्चन है। हरियाणा का देश की जीडीपी में कितना योगदान है? 3.86% का योगदान है। प्रदेश के जीएसडीपी विकास दर 2022-23 में 7.1% रहने का क्या है? अनुमान है। राज्य सकल घरेलू उत्पाद, स्टेट ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की वृद्धि दर देश के सकल घरेलू उत्पाद से और प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय, देश की प्रति व्यक्ति आय से मेरे बच्चों क्या है? ज्यादा है। तो आपको ध्यान रखना है कि देश की जीडीपी से अपने राज्य की जो जीडीपी है बच्चों वो ज्यादा है, और प्रति व्यक्ति आय भी यदि हम देश की प्रति व्यक्ति आय की से कंपेयर करें तो वो भी हमारी क्या है? ज्यादा है। राष्ट्रीय जो सकल घरेलू उत्पाद है इसमें हरियाणा की हिस्सेदारी 2014-15 में 3.52% हुआ करती थी, जो बच्चों बढ़कर कितनी हो चुकी है? 3.86% हो चुकी है। तो यहां पर खट्टर सरकार साफ साफ बोल रही है कि कांग्रेस के राज में हमारी हिस्सेदारी कितनी होती थी देश की जीडीपी के अंदर? 3.52 होती थी, और हमने इतना काम हरियाणा के अंदर किया है, इतना हम पैसा हरियाणा के अंदर कमा रहे हैं कि 2022-23 के अंदर जीडीपी के अंदर हमारा जो योगदान है वो 3.52 से उठकर कितना हो चुका है? 3.86% हो चुका है। ठीक है बच्चों, यहां पर राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय 2014-15 के अंदर वर्तमान मूल्यों पर 86,647 रुपए थी। प्रति व्यक्ति आय जो थी मेरे बच्चों वो कितनी थी? 86,647। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे आपके। 2022-23 के अंदर बढ़कर बच्चों ये कितनी हुई? 1,70,620 रुपए हुई। और हरियाणा के लिए 2014-15 के अंदर
ये तो हमारी किसकी है, देश की है। अब हरियाणा की यहां पर बात बताई गई है कि हरियाणा की प्रति व्यक्ति जो आय है वो 2014-15 के अंदर 1,47,382 थी, जो बच्चों 2022-23 के अंदर बढ़कर कितनी हुई, 2,96,685 हुई। तो प्रति व्यक्ति आय जरूर याद रख लेना, पेपर के अंदर पूछी जाएगी, ठीक है। प्रति व्यक्ति आय अब हरियाणा की कितनी हो चुकी है, खट्टर सरकार के अनुसार प्रति व्यक्ति आय जो हो चुकी है वो 2,96,685 रुपए मेरे बच्चों हो चुकी है 2022-23 के अकॉर्डिंग, ठीक है, 2022-23 के अकॉर्डिंग। सबसे खास बात इस बजट की भाई, इसके अंदर कोई नया टैक्स नहीं जोड़ा गया है, ठीक है, कोई नया टैक्स इसके अंदर नहीं जोड़ा गया है। कैसे आता है रुपया बच्चों, राज्य का अपना कर जो है उससे 42% इसका योगदान है। नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है इसका 7.02%। यदि हम अन्य प्राप्तियों की बात करें, जो अन्य क्षेत्रों से पैसा आ रहा है वो 3.51% है। और केंद्र से विचलन यानी कि डिवोल्यूशन फ्रॉम सेंटर ये 11.51%। और जो उधार है इसका परसेंटेज है 35.96%, ठीक है। तो यहां से मेरे हिसाब से कोई क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा। अब देखिएगा ये अलग अलग डिवाइड किए गए हैं, तो सारा का सारा आपका मेरे बच्चों जो रहेगा वो आंकड़े का ही खेल रहेगा। और इतने आंकड़े मेरे अकॉर्डिंग तो याद करना जरूरी नहीं है आप लोगों के लिए। बस आप इतना सा ध्यान रखें कि केंद्र से विचलन की भागीदारी हिस्सेदारी कितनी है, 11.51। मेरे बच्चों स्टेट के खुद के टैक्स की भागीदारी कितनी है, 42% है। नॉन टैक्स रेवेन्यू की भागीदारी कितनी है, 7.02 है, ठीक है। अन्य प्राप्तियों की भागीदारी कितनी है, 3.51% है। तो ये फिर इसी को डिवाइड किया गया है। इतना आप लोगों को मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है, ना ये चीजें आप लोगों के इतने ध्यान रहने वाली है। यहाँ पर कुछ पॉइंट है उनको आप ध्यान रख सकते हैं, जैसे वैट को आप ध्यान रख सकते हैं। वैट की भागीदारी जो है स्टेट टैक्स के अंदर वो 7.18% है। यदि हम बात करें SGST की, GST की भागीदारी इसके अंदर 18.57 है। मतलब सबसे ज्यादा जो भागीदारी है स्टेट टैक्स के अंदर वो किसकी है, GST की है। किसकी है, GST की है, ठीक है। यदि हम मेरे बच्चों नॉन टैक्स रेवेन्यू की बात करें तो सबसे ज्यादा जो भागीदारी है वो किसकी है, अर्बन डेवलपमेंट की है। अर्बन डेवलपमेंट की है, किसकी है, अर्बन डेवलपमेंट की है। तो यहां पर आप सबसे ज्यादा बस ध्यान रखें। उसके बाद हम बात करेंगे कैसे जाता है रुपया, मतलब जितना पैसा आएगा उस पैसे को हम कहां कहां लगाने वाले हैं। सबसे ज्यादा पैसा सरकार लगाएगी मेरे बच्चों सोशल सर्विस के ऊपर, मतलब सामाजिक सेवाओं के ऊपर। लोगों के कल्याण के लिए सबसे ज्यादा पैसा जो है सरकार इस बजट के अंदर लगाने जा रही है। और जितने करोड़ रुपए का बजट है मेरे बच्चों, उसका 30.51% जो है वो सोशल सर्विसेज के ऊपर लगाया जाएगा। उसके बाद आर्थिक सेवाओं के ऊपर पैसा खर्च किया जाएगा 24.13%। ऋण भुगतान, कर्जे का बच्चों भुगतान किया जाएगा, क्योंकि हरियाणा के ऊपर कर्जा बहुत ज्यादा है। 30.86% कर्जे का क्या किया जाएगा, भुगतान किया जाएगा। और जो जनरल सर्विसेज हैं, सामान्य सेवाएं हैं, उनका योगदान रहने वाला है 14.5। मतलब सरकार जनरल सर्विसेज के ऊपर कितना पैसा इस बजट के अंदर लगाने वाली है, 14.5। तो सबसे ज्यादा जो मेन फोकस रहेगा इस बजट का बच्चों वो रहेगा सामाजिक सेवाओं के ऊपर पैसा लगाना, ठीक है, जो 30.51 है। और ऋण भुगतान कितना किया जाएगा, 30.86। ये हम पढ़ चुके हैं। अब देखिएगा मेरे बच्चों, ये मेन आपके पॉइंट होंगे, यहां से आपके पेपर में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास, हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास की क्या की गई है, स्थापना की गई है। 1,80,000 रुपए जिनकी वार्षिक आय है उनको हम सभी जानते हैं मेरे बच्चों गरीबी रेखा के नीचे मानते हैं। और इनकी दशा सुधारने के लिए परिवार के सदस्य की, यदि ऐसे परिवारों में किसी की मृत्यु हो जाती है या वो दिव्यांग हो जाता है, तो उसको सहायता प्रदान करने के लिए दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना क्या की गई है, शुरू की गई है। तो ये ध्यान रखना है कि 1,80,000 रुपए से कम वार्षिक आय वाले परिवारों में यदि सदस्य की मृत्यु या दिव्यांग हो जाता है वो, तो उसको दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना के तहत मेरे बच्चों आर्थिक मदद दी जाएगी। और ये आर्थिक मदद के लिए जो सीमा तय की गई है वो 6 वर्ष की आयु तक 1 लाख रुपए,
6 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष तक 2 लाख रुपए, 18 वर्ष से अधिक और 25 वर्ष तक 3 लाख रुपए, 25 वर्ष से अधिक और 40 वर्ष तक 5 लाख रुपए, और 40 से 60 वर्ष की आयु से ऊपर 2 लाख रुपए मेरे बच्चों आर्थिक सहायता के रूप में दिए जाएंगे। ठीक है। खेतीबाड़ी के अंदर हम बात करें तो खेतीबाड़ी के अंदर सरकार ने बोला है कि 20,000 एकड़ क्षेत्र के अंदर हम प्राकृतिक खेती करने का क्या करेंगे, काम करेंगे। प्राकृतिक खेती का जो लक्ष्य रखा गया है वो 20,000 एकड़ क्षेत्र के अंदर हरियाणा में रखा गया है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार, हरियाणा कृषि प्रबंधन व विस्तार प्रशिक्षण संस्थान जींद। तो यहां से क्वेश्चन याद रख लेना बस कि हरियाणा कृषि प्रबंधन एवं विस्तार प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है मेरे बच्चों, जींद के अंदर है। और सिरसा जिले के अंदर जो मांगेयाना गांव है, मांगेयाना गांव आप लोगों ने पहले भी सुना होगा, 2013 के अंदर यहां पर फल उत्कृष्टता केंद्र बच्चों स्थापित किया गया था। फल उत्कृष्टता केंद्र क्या किया गया था, स्थापित किया गया था। इसी मांगेयाना गांव जो सिरसा जिले का है, यहां पर प्राकृतिक खेती के लिए 3 प्रशिक्षण केंद्र क्या है, स्थापित किए जाएंगे। तो हरियाणा के अंदर 3 प्रशिक्षण केंद्र प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कहां कहां बच्चों स्थापित किए जाएंगे, एक तो हिसार के अंदर, एक जींद के अंदर और एक सिरसा के अंदर। सिरसा के मांगेयाना गांव में और जींद के हरियाणा कृषि प्रबंधन और विस्तार प्रशिक्षण संस्थान में और हिसार के HAU के अंदर ये आपके मेरे बच्चों ट्रेनिंग सेंटर खोले जाएंगे कि किस प्रकार से आपको प्राकृतिक खेती को आगे लेके जाना है। कृषि गतिविधियों में ड्रोन को अपनाने के लिए 500 युवा किसानों को ड्रोन संचालन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो बच्चों जो ड्रोन है उनको चलाने की ट्रेनिंग 500 युवा किसानों को देने का काम सरकार करेगी, ये उन्होंने अपने बजट के अंदर बोला है। डेचा की खेती के लिए सरकार 720 रुपए प्रति एकड़ की दर से लागत का 80% वहन करेगी मेरे बच्चों। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर 80% सब्सिडी देगी सरकार यदि डेचा की खेती की जाती है। डेचा की खेती, डेचे का मतलब है एक प्रकार से खाद के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ताकि आगे आने वाली फसल जो है वो अच्छी हो, उत्पादन क्षमता जो है उस मिट्टी के अंदर बढ़े और प्राकृतिक तरीके से ये उत्पादन क्षमता बढ़े, इसके लिए डेचा की खेती के ऊपर सब्सिडी जो है सरकार दे रही है 80%। धान की सीधी बिजाई के अधीन 2 लाख एकड़ क्षेत्र लाने का क्या रखा गया है, लक्ष्य रखा गया है। पराली की खरीद के लिए 1,000 रुपए और पराली प्रबंधन से संबंधित खर्चों को पूरा करने के लिए नामित एजेंसी को 1,500 रुपए प्रति टन देने का काम हरियाणा सरकार करेगी, ताकि लोग पराली ना जलाएं। तो किसान की पराली को 1,000 रुपए के हिसाब से खरीदा जाएगा, और यदि बच्चों उस पराली को मैनेज करने के लिए कोई एजेंसी काम कर रही है तो उसको 1,500 रुपए प्रति टन सरकार राशि देने का काम करेगी। गर्मियों के अंदर मूंग की खेती के अधीन 1 लाख एकड़ से अधिक क्षेत्र लाने का लक्ष्य रखा गया है। हरियाणा के अंदर ज्यादा से ज्यादा दाल उगाने का प्रयास सरकार कर रही है, क्योंकि दालें बहुत महंगी हो रखी है भाई। ठीक है, और मूंग की खेती के लिए सरकार ने लक्ष्य जो रखा है वो हरियाणा के अंदर 1 लाख एकड़ से भी अधिक का रखा है। मृदा लवणता और जल भराव से प्रभावित 50,000 एकड़ भूमि के सुधार का क्या रखा गया है, लक्ष्य रखा गया है। शहद गुणवत्ता प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी और शहद व्यापार नीति तैयार की जाएगी। ये मेरे बच्चों जो आपकी शहद मंडी है, ये भी आप लोगों ने सुना होगा, एक क्वेश्चन यहां से ये भी बन जाता है कि शहद मंडी जो है वो कहां स्थापित की जा रही है हरियाणा के अंदर। तो आप लोगों को बोलना है ये रामनगर, रामनगर जो शाहाबाद तहसील का हिस्सा है, और शाहाबाद जो है बच्चों वो कुरुक्षेत्र जिले का हिस्सा है। यहाँ पर सबसे पहली शहद मंडी बनने जा रही है। ठीक है, और शहद गुणवत्ता प्रयोगशाला भी स्थापित की जाएगी, शहद व्यापार नीति भी तैयार की जाएगी। नेक्स्ट है पंचकुला, पिनगवा जिला नूह और मुनीमपुर जिला झज्जर में बागवानी फसलों के 3 नए उत्कृष्टता केंद्र जो हैं वो स्थापित किए जाएंगे। एक तो पंचकुला के अंदर, एक पिनगवा जो नूह के अंतर्गत आता है, और एक मुनीमपुर जो झज्जर के अंदर आता है। तो बागवानी फसलों के लिए यहां पर 3 उत्कृष्टता केंद्र जो है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, यदि आपसे पूछ ले कि ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है वो कहां स्थापित किए जाएंगे, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ये स्थापित किए जाएंगे। एक तो मुनीमपुर गांव के अंदर बागवानी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हॉर्टिकल्चर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बोलेंगे। मुनीमपुर जो है वो झज्जर के अंदर है, और पिनगवा जो है मेरे बच्चों ये नूह के अंदर है,
और एक आपका होगा पंचकुला। एक आपका क्या होगा, पंचकुला। ठीक है, ये पूरी की पूरी पीडीएफ मैं आपको क्लास के बाद प्रोवाइड करवा दूंगा, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लेना। ये जितने भी पॉइंट है यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। मतलब बजट के अंदर खेती बाड़ी से कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो इन्हीं पॉइंट से पूछा जाएगा, इसके अलावा कोई और पॉइंट नहीं है। पशुपालन और डेयरी मत्स्य पालन को इस बजट के अंदर मेरे बच्चों क्या मिला है? पशुपालन क्षेत्र के अंदर उद्यमिता विकास के लिए एक मिशन शुरू किया गया और इस मिशन का नाम है हरियाणा पशुधन उत्थान मिशन। ठीक है, हरियाणा पशुधन उत्थान मिशन। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पशुपालन क्षेत्र के अंदर उद्यमिता विकास हेतु हरियाणा सरकार ने कौन सा मिशन शुरू किया? तो आप बोलेंगे हरियाणा पशुधन उत्थान मिशन शुरू किया है। अभी भी लाइट ज्यादा है भाई। अब सरकार ने पीपीटी ही ऐसे कलर में तैयार की है, मैं क्या बताऊं। अब ठीक है, अब ठीक है ना बच्चों? तो ये मैं पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, क्लास के तुरंत बाद आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी और इस पीडीएफ से फिर सारी की सारी चीजें अच्छे से पढ़ लेना आप। प्रदेश के अंदर 70 नई मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयां क्या की जाएंगी, शुरू की जाएंगी। आपको यह भी ध्यान रखना है कि 4 जगह के ऊपर पशु चिकित्सा पॉलीक्लिनिक क्या किए जाएंगे, स्थापित किए जाएंगे। ये 4 कौन सी जगह है? एक पलवल के अंदर आपका पशु चिकित्सा पॉलीक्लिनिक स्थापित किया जाएगा, एक महेंद्रगढ़ के अंदर, एक अंबाला के अंदर और एक फतेहाबाद के अंदर। ये मेन पॉइंट रहेंगे आपके पशुपालन और डेयरी मत्स्य पालन के अंदर। एक तो मिशन याद रख लेना, एक कितनी मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयां स्थापित की जाएंगी, 70। एक आपसे ये पूछ लेगा कि कौन से वो 4 जगह है जहां पर पशु चिकित्सा पॉलीक्लिनिक स्थापित किए जाएंगे हरियाणा में। एक पलवल, एक महेंद्रगढ़, एक अंबाड़ा और एक फतेहाबाद। गुरुग्राम और फरीदाबाद के अंदर 2 नए अत्याधुनिक सरकारी वेटनरी पेट क्लिनिक मेरे बच्चों क्या है, स्थापित किए जाएंगे। मतलब इसे हम बोलेंगे पालतू पशु चिकित्सा संस्थान बच्चों 2 नए स्थापित किए जाएंगे, एक गुड़गांव के अंदर और एक फरीदाबाद के अंदर। यदि मैं आपसे पूछूं कि अभी फिलहाल पालतू पशु चिकित्सा संस्थान कहाँ है, पालतू पशु पेट क्लिनिक चिकित्सा संस्थान, तो ये है पंचकुला के अंदर। और इस बजट में बोला गया है साफ साफ कि हम 2 जगह और स्थापित करेंगे और ये 2 जगह, एक गुड़गांव होगा एक फरीदाबाद होगा। अब गुड़गांव और फरीदाबाद के अंदर ही क्यों स्थापित किए जाएंगे? क्योंकि यहीं पर ज्यादा आप लोगों को एनिमल लवर मिलेंगे, है ना। एनिमल लवर का मतलब समझते हो, ये अपने घरों के अंदर कुत्ते वगैरह रखेंगे। इंसान को देख के खुश नहीं है, कुत्तों को देख के सारा दिन खुश रहते हैं ये लोग। ठीक है, क्योंकि पैसा ज्यादा है। बच्चों इसके अंदर बताया गया है कि हरियाणा गौ सेवा आयोग का जो बजट है वो 40 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 400 करोड़ रुपए कर दिया गया है। ठीक है, अब ये तो कितने करोड़ भी कर दो, बेचारी गाय जो है वो तो ऐसे ही परेशान रहने वाली है, ऐसे ही वो भूखी मरने वाली है। क्योंकि सारा का सारा जो ये बजट है ये कौन खा जाते हैं, ये मंत्री खा जाते हैं। ठीक है, बजट आता तो हमारे लिए है लेकिन वो हमारे पास आता नहीं है, बस दिक्कत ये है। ठीक है, वरना तो देखिएगा कोई भी सरकार जो बजट लेके आती है, यदि उस बजट का अच्छे से यूटिलाइज हो जाए, वो सारा का सारा पैसा मेरे बच्चों उन सेक्टर के अंदर लग जाए, तो फिर तो वो प्रदेश और वो देश जो है वो किसी भी क्षेत्र में कम रहेगा ही नहीं। लेकिन बजट आता जरूर है हमारे लिए, लेकिन वो हमारे ऊपर लगता नहीं है, और लगता नहीं है तो आज दशा आप लोग देख सकते हो। तो गायों के लिए, गौ सेवा के लिए जो बजट है बच्चों वो बढ़ाया गया है, यहां पर 40 करोड़ रुपए से बढ़ा के 400 करोड़ रुपए कर दिया गया है बजट। चलेगा। इसके बाद सभी के लिए जो आवास है,
रहने के लिए, जरूरतमंद लोगों के लिए जो घर का जुगाड़ करके देगी सरकार, ठीक है, वो बोल रही है जिनकी वार्षिक आय 1,80,000 रुपए से कम होगी, मतलब बीपीएल जो परिवार होंगे, जिनको बिलो पॉवर्टी लाइन बोलेंगे, गरीबी रेखा से जो नीचे, और गरीबी रेखा के लिए क्राइटेरिया क्या है सरकार का, वार्षिक आय 1,80,000 से कम होनी चाहिए। उन सारे के सारे परिवारों के लिए घर बनाए जाएंगे। युवा सशक्तिकरण और उद्यमिता के लिए मेरे बच्चों क्या सरकार ने खास इस बजट के अंदर दिया है, 2 लाख बेरोजगार युवाओं को, मतलब अपनों को, ठीक है मेरे भाई, 2 लाख बेरोजगार युवाओं में हम भी शामिल हैं, कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 250 करोड़ रुपए का प्रावधान है। तो यह 250 करोड़ रुपए 2 लाख बेरोजगारों को वैसे ही बांट दो, वैसे ही हम क्या कर लेंगे, अपना काम धंधा स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। लेकिन ये 250 करोड़ हमारे लिए जरूर है, लेकिन हमारे ऊपर कभी लगेंगे नहीं, क्योंकि जो भी मंत्री इस डिपार्टमेंट को संभाल रहा होगा वो सारे के सारे डकार जाएगा भाई। मैं तो ये बोलता हूं कि जो बजट जिस सेक्टर को आता है उस सेक्टर को बांट देना चाहिए। जैसे 250 करोड़ रुपए जो है ना, ये हम जैसे 2 लाख बेरोजगारों को बांट देना चाहिए। बांट दोगे तो हम अपना जुगाड़ अपने आप कर लेंगे, ठीक है। किसी नेता को मत दो, डायरेक्ट लोगों को दो, फिर तो भला हो सकता है, वरना भला नहीं होगा। सही बात है ना, इस बात में कौन कौन एग्री करता है मेरी, मतलब 250 करोड़ रुपए 2 लाख बेरोजगार युवाओं में बांट दो, तो कोई ना कोई अपना काम धंधा हम स्टार्ट कर लेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना। 250 करोड़ रुपए तुम लोगों के लिए खट्टर सरकार इस बजट में लेके आई है, ताकि आप लोगों को ट्रेनिंग दी जा सके, आप आत्मनिर्भर बन सको। कौशल प्रशिक्षण, स्किल ट्रेनिंग आप लोगों को दी जाएगी। इस 250 करोड़ रुपए को स्किल ट्रेनिंग के ऊपर खर्चा किया जाएगा। युवाओं के लिए स्टार्टअप स्थापित करने हेतु बैंकों और वित्तीय संस्थानों के सहयोग से बच्चों कौन सा फंड स्थापित किया जाएगा, वेंचर कैपिटल फंड स्थापित किया जाएगा। ये हमारे लिए नहीं स्थापित किए जा रहे, ये नेताओं के लिए स्थापित किए जा रहे हैं, ठीक है बच्चों। युवाओं के लिए स्टार्टअप स्थापित किए जाएंगे। अब ये स्टार्टअप जो है ना, नरेंद्र मोदी जी ने बोला था स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया। अब मेरे को पता नहीं है कि वो स्टार्टअप इंडिया कहां गया, ठीक है। मतलब जो बातें नेताओं के द्वारा बोली जाती है उनके लुभावने बातों में हम आ जाते हैं। अब लंबी लंबी फेंकेंगे, 250 करोड़ 300 करोड़, हमें लगेगा हमारे ऊपर लगाएंगे, हमारे ऊपर कुछ नहीं लगना भाई, ठीक है। हमारे ऊपर अपने माँ बाप ही लगाएंगे, वो चाहे कितने हजार लगाओ चाहे लाख लगाओ। वेंचर कैपिटल फंड स्थापित किया जाएगा। वेंचर कैपिटल फंड के लिए सरकार ने 200 करोड़ रुपए का अलग से क्या बनाया है, कोष बनाया है। 200 करोड़ रुपए का कोष बनाने का काम किया जाएगा। चलिए, अन्नू आपको क्या करना है बताओ, है आपको क्या करना है मेरे को बताओ पहले, फिर बताऊंगा आगे की बातें। मुख्यमंत्री कौशल मित्र फेलोशिप योजना मेरे बच्चों शुरू की जाएगी युवाओं को मजबूत बनाने के लिए। युवा मजबूत अपने आप हो जाएंगे, बस सीईटी मेंस का पेपर ढंग से बना लेना, ठीक है। युवा हमारे मजबूत हैं ऑलरेडी पहले, तो युवाओं को मजबूत बनाने के लिए मुख्यमंत्री कौशल मित्र फेलोशिप योजना को शुरू किया जाएगा। बच्चों 5,000 जो युवा होंगे ना बेरोजगार, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनको स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी। और ये स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी भारत के पहले स्किल यूनिवर्सिटी के अंदर। और भारत की पहली स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी कहां है, दुधौला गांव पलवल के अंदर है, जिसका नाम है श्री विश्वकर्मा स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट है मेरे बच्चों, कौशल विकास के लिए 50 सरकारी विद्यालय और पॉलिटेक्निक संस्थानों के अंदर कौशल स्कूल शुरू किए जाएंगे। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिए मानेसर में एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा मेरे भाई ये, ठीक है, ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा ये। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिए कहां पर एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा, मानेसर के अंदर एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। 6 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले परिवारों के युवाओं के फॉरेन लैंग्वेज सर्टिफिकेशन टेस्ट का खर्च भी सरकार खुद करेगी, ऐसा सरकार ने बोला है। सरकारी आईटीआई में प्रवेश लेने वाली 3 लाख रुपए वार्षिक से कम पारिवारिक आय वाली हर लड़की को 2,500 रुपए वित्तीय सहायता दी जाएगी। तो लड़कियां आईटीआई के अंदर जाएं, वो आईटीआई का कोर्स करें, और जिन परिवारों की वार्षिक आय 3 लाख से कम होगी, ऐसे घरों से यदि कोई लड़की आईटीआई के अंदर जाके कोई काम पढ़ाई करती है तो उसको 2,500 रुपए मासिक सहायता राशि मेरे बच्चों खट्टर सरकार देगी।
ये देखो भाई, खट्टर ने आप लोगों के लिए बोला है ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए सीईटी के माध्यम से 65,000 से अधिक पदों के ऊपर भर्ती की जाएगी। देखो भाई, 65,000 पद तुम्हारे लिए तैयार बैठे हैं, खट्टर सरकार अभी इन पर भर्ती करेगी। आगे जो इस बजट के अंदर बात करेंगे वो करेंगे पंचायती राज संस्थान और ग्रामीण विकास की। गांव के अंदर किस प्रकार से विकास के लिए बच्चों इस बजट में पहल की गई है। एक तो गांव के अंदर 1,000 नए पार्क और व्यायामशालाएं स्थापित किए जाएंगे। 1,000 ग्राम पंचायतों में ई लाइब्रेरी खोली जाएगी। 750 ग्राम पंचायतों के अंदर गलियों में लाइट लगवाई जाएगी, इसको स्ट्रीट लाइट बोलते हैं। ठीक है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 9 परियोजनाएं अगले 5 साल में भिवानी, चरखी दादरी, गुड़गांव, महेंद्रगढ़ और यमुनानगर के अंदर क्या कर दी जाएंगी, लागू कर दी जाएंगी। गांव के विकास के बाद हम बात करेंगे अर्बन डेवलपमेंट की, शहरी विकास की। बच्चों, शहरी विकास किया जाएगा कौन सी योजना के तहत, दिव्य नगर योजना के तहत। दिव्य नगर योजना के तहत शहरों के विकास के लिए 500 करोड़ रुपए मेरे बच्चों खर्च किए जाएंगे। शहरों के अंदर सबसे बड़ी समस्या रहती है सीवरेज की, तो सीवरेज के बुनियादी ढांचे के अंदर सुधार लाने के लिए 200 करोड़ रुपए की राशि अलग से बच्चों खर्च की जाएगी। नगर जितने निगम हैं, नगर निगम कितने हैं भाई, 11 हैं, और नगर परिषदों के अंदर 1,000 नागरिक सुविधा केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे। राष्ट्रीय स्तर पर अपनी श्रेणी में शीर्ष 50 में स्थान पाने वाली जो नगर पालिकाएं होंगी उनके सरकारी कर्मचारियों को प्रति माह 1,000 रुपए की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। तो नगर पालिकाओं का जो मेरे बच्चों सर्वे होता है, यदि 50 नगर पालिका आती है लिस्ट के अंदर, तो उन नगर पालिकाओं के सफाई कर्मचारियों को 1,000 रुपए की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि सरकार के द्वारा दी जाएगी। तो यह ग्रामीण विकास है, यह आपका शहरी विकास है। शहरी विकास के अंदर एक अच्छी योजना याद रख लेना, दिव्य नगर योजना के तहत यह पैसा खर्च किया जाएगा। उसके बाद आ जाता है नगर व ग्राम आयोजना। विवादों का समाधान योजना के तहत 2,000 करोड़ रुपए के ब्याज बकाया की छूट प्रदान की जाएगी। लैंड पुलिंग स्कीम के तहत 10 शहरों और कस्बों के अंदर आवासीय सेक्टर और 10 क्षेत्रों में औद्योगिक सेक्टर विकसित किए जाएंगे। सोनीपत के अंदर मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी की स्थापना की जाएगी, ध्यान रख लेना मेरे भाई। ठीक है, मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी इससे पहले हरियाणा के 3 शहरों में है। इससे पहले हरियाणा के 3 शहरों के अंदर ये आपका मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी है। और ये 3 शहर कौन से हैं, एक है गुरुग्राम, एक है फरीदाबाद और एक है पंचकुला। अब चौथा शहर कौन सा शामिल होने जा रहा है, सोनीपत। सोनीपत मेरे बच्चों, ठीक है, जो पुलिस कमिश्नरी भी बनाया गया है। तो गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकुला ऑलरेडी मेरे बच्चों हरियाणा के 154 शहरों में से इन 3 शहरों के अंदर मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी स्थापित की जा चुकी है। और इस बजट में बोला गया है कि चौथा शहर 154 में से कौन सा होगा, सोनीपत होगा, जहां पर मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी की स्थापना की जाएगी। और मेट्रोपॉलिटन सिटी का मतलब है जहां पर वहां के नागरिकों के लिए हर प्रकार की सुख सुविधाएं उपलब्ध हों, उसी को हम मेट्रोपॉलिटन सिटी बोलते हैं। एक प्रकार से मेट्रो सिटी आप बोल सकते हो, एक प्रकार से आप उसे मेट्रो सिटी बोल सकते हो। ठीक है, फरीदाबाद और सोनीपत के अंदर रैनी वेल सिस्टम पर आधारित और गुड़गांव में नहर के पानी से नई जल आपूर्ति वृद्धि परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। 3 नई मेट्रो लिंक परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। ये 3 नई मेट्रो लिंक परियोजनाएं कौन सी हैं, एक तो है बच्चों असोदा तक बहादुरगढ़ मेट्रो का विस्तार। ठीक है, अभी तक तो बहादुरगढ़ तक ही मेट्रो आ रही है, अब बहादुरगढ़ से इसको असोदा तक ले जाएगा। असोदा झज्जर जिले का ही हिस्सा है, तो बहादुरगढ़ से आगे इस मेट्रो का विस्तार किया जाएगा असोदा तक। उसके बाद मेरे बच्चों सदरन पेरीफेरल रोड से ग्लोबल सिटी, मानेसर और पचगांव तक ये जो मेट्रो की लाइन है ये आगे बढ़ाई जाएगी। रेजांगला चौक से इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डे तक बच्चों ये मेट्रो का विस्तार किया जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है। यहां पर सोनीपत मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। सहकारिता जो है कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के लिए क्या रखा गया है, 1500 नए हर हित स्टोर हरियाणा के अंदर खोले जाएंगे। 1500 नए जो हैं बच्चों वो हर हित स्टोर हरियाणा के अंदर क्या है, खोले जाएंगे। अब हम बात करेंगे खेल की, उसके बाद हम बात करेंगे शिक्षा की।
खेल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हरियाणा खेल अकादमी स्थापित की जाएगी। अंबाला और पंचकुला के अंदर 200 बिस्तर क्षमता वाले खेल छात्रावास, ठीक है, स्पोर्ट्स हॉस्टल का निर्माण किया जाएगा। कुरुक्षेत्र जिले के अंदर एक साइकिल वेलोड्रम और करनाल जिले के अंदर एक वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का निर्माण किया जाएगा। यह बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों स्पोर्ट्स के अंदर कि वाटर स्पोर्ट्स सेंटर कहां पर स्थापित किया जाएगा, करनाल के अंदर, और वेलोड्रम तो आप लोग पढ़ते ही हैं कुरुक्षेत्र के अंदर। चोटिल खिलाड़ियों के लिए, जो भी खिलाड़ी चोटिल हो जाते हैं उनके लिए मेरे बच्चों एक बीमा पॉलिसी शुरू की गई है और उसका नाम रखा गया है चंदगी राम के नाम पर, मास्टर चंदगी राम स्पोर्ट्स पर्सन इंश्योरेंस बेनिफिट। मास्टर चंदगी राम स्पोर्ट्स पर्सन इंश्योरेंस बेनिफिट जो स्कीम है ये शुरू की जाएगी। हिसार और रोहतक में वैज्ञानिक खेल प्रशिक्षण एवं पुनर्वास केंद्रों का क्या किया जाएगा, निर्माण किया जाएगा। तो खेल वाले में सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। एक तो अंबाला और पंचकुला में ध्यान रख लेना खेल छात्रावास, कुरुक्षेत्र में साइकिल वेलोड्रम, जहां पर साइकिलिंग की जाती है उसको वेलोड्रम बोलते हैं। करनाल जिले के अंदर एक वाटर स्पोर्ट्स सेंटर खोला जाएगा। चोटिल खिलाड़ियों के लिए जो बीमा पॉलिसी शुरू की गई है उसका नाम मास्टर चंदगी राम के नाम पर रखा गया है, जो सिसाई गांव के रहने वाले थे। हिसार और रोहतक के अंदर मेरे बच्चों वैज्ञानिक खेल प्रशिक्षण और पुनर्वास केंद्र स्थापित किए जाएंगे। शिक्षा के लिए क्या खास रहा है इस बजट में, ये जो योजना है पीएम श्री योजना, इसके तहत हर ब्लॉक में 2 स्कूल मेरे बच्चों खोले जाएंगे। एक प्राइमरी स्कूल होगा, एक वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल होगा। तो पीएम श्री योजना के तहत हरियाणा के अंदर जितने भी ब्लॉक हैं हर ब्लॉक के अंदर 2 स्कूल खोले जाएंगे। जो सूचना प्रौद्योगिकी है, आईटी सेक्टर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला जो सेक्टर है, उसके विकास के लिए पंचकुला के अंदर एक आपका सेंटर स्थापित किया जाएगा जिसका नाम होगा विद्या समीक्षा केंद्र। तो सूचना प्रौद्योगिकी के विकास के लिए पंचकुला में विद्या समीक्षा केंद्र क्या किया जाएगा, स्थापित किया जाएगा। अब देखिएगा इस बजट के अंदर क्वेश्चन कैसे बनेंगे बच्चों। इसके लिए मैं आपको एमसीक्यू एक सेशन दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं थोड़ा सा और एक्स्ट्रा एफर्ट करूंगा तुम लोगों के लिए ताकि तुम्हें दिक्कत ना हो कि बजट से कोई क्वेश्चन आए, ठीक है। अब ऐसे आप लाइनें पढ़ोगे तो हो सकता है कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे छूट जाए। तो मेरे बच्चों जितना भी बजट के अंदर बातें दी गई हैं, बजट के अंदर योजनाएं हैं, अलग अलग सेक्टर को जितना जितना पैसा दिया गया है, तो इससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू बनेंगे एक क्लास में मैं आपको फटाफट क्या करवा दूंगा, कवर करवा दूंगा, ठीक है। तो एमसीक्यू सेशन में आप लोगों को बजट के ऊपर एक पक्का दूंगा। ऑनलाइन जो शिक्षा पाठ्यक्रम है इसके लिए एनसीईआरटी गुरुग्राम के अंदर एक सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित किया जाएगा। सरकारी स्कूलों के अंदर ड्यूल डेस्क उपलब्ध करवाए जाएंगे। स्कूल प्रबंधन समिति के माध्यम से सरकारी स्कूलों में सिविल कार्य करवाए जाएंगे। 2023-24 से 6ठी से 8वीं कक्षा तक कौशल शिक्षा मेरे बच्चों शुरू की जाएगी। सरकारी कॉलेजों के अंदर 3 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले परिवारों के 1000 छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क कोचिंग भी दी जाएगी। ऐसा भी बोला जा रहा है कोचिंग निःशुल्क दे रही है सरकार। कॉलेज और पॉलिटेक्निक के शिक्षकों को प्रेरित करने के लिए कौन सा पुरस्कार शुरू किया जाएगा, शिक्षक पुरस्कार शुरू किया जाएगा, ठीक है। महिला और बाल विकास क्षेत्र को बढ़ाने के लिए 2 साल में 4000 नए प्ले स्कूल खोलने का लक्ष्य हरियाणा सरकार ने रखने का काम किया है। स्वास्थ्य की मैं बात बताऊं भाई, स्वास्थ्य की मैं बात बताऊं तो चिरायु आयुष्मान भारत योजना जो है इसके अंदर शामिल किया जाएगा 3 लाख से कम वार्षिक आय वाले परिवारों को। नए मेडिकल कॉलेजों के साथ 11 जिलों में नर्सिंग कॉलेज और पैरा मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। बच्चों उत्कृष्टता जो केंद्र है ये आपके पीजीआईएमएस रोहतक के अंदर और शहीद हसन खान मेवाती जो मेडिकल कॉलेज है नल्हड़ के अंदर, यहां पर उत्कृष्टता केंद्र मेडिकल सेक्टर के अंदर स्थापित किए जाएंगे। 700 बिस्तर का अत्याधुनिक मल्टी स्पेशलिस्ट जिला हॉस्पिटल बच्चों गुड़गांव के अंदर बनाया जाएगा और पंचकुला के अंदर स्टेट एक्शन समानुभूति सेंटर क्या किया जाएगा, स्थापित किया जाएगा।
तो पंचकुला के अंदर स्टेट एक्शन समानुभूति सेंटर जो है वो स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है सैनिक और अर्धसैनिक कल्याण। 7 जिलों में एकीकृत सैनिक सदन जो है मेरे बच्चों वो क्या है, बनाए जाएंगे। तो सैनिक और अर्धसैनिक कल्याण डिपार्टमेंट को आगे लेके जाने के लिए 7 जिलों में एकीकृत सैनिक सदन बनाने का काम सरकार करेगी। उसके बाद है सामाजिक न्याय, अधिकारिता, अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्गों का कल्याण और सेवा। वृद्धावस्था सम्मान भत्ता जो है बच्चों, और विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन ये बढ़ा रही है सरकार 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल से 2,500 रुपए से बढ़ाकर इसको 2,750 रुपए कर दिया गया है। वृद्धावस्था सम्मान भत्ता के लिए आय पात्रता सीमा 2 लाख रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी है, 3 लाख रुपए प्रतिवर्ष कर दी है। वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य सेवा सहित सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध करवाने के लिए वरिष्ठ नागरिक सेवा आश्रम योजना शुरू करने का काम सरकार कर रही है। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के अंतर्गत 2 लाख से अधिक परिवारों को कवर करने का लक्ष्य सरकार ने रखा है। ठीक है। खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के लिए 15 जिलों में ई वेइंग मशीनों के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं का वितरण जो है वो शुरू किया जाएगा। मेरे बच्चों, जो आपका श्रम वाला क्षेत्र है उसके लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर के अंदर लेबर हॉस्टल स्थापित करने का काम सरकार करेगी। जितने भी श्रमिक हैं उनके बच्चों के ट्यूशन के लिए, छात्रावास शुल्क के लिए, किताबों के लिए, कंप्यूटर के लिए, हायर एजुकेशन के लिए एक योजना शुरू की गई है। उसको मुख्यमंत्री श्रम योगी प्रतिभावान योजना बोलते हैं। पर्यावरण और वन की यदि मैं बात करूं तो प्रत्येक जिले के अंदर लगभग 5 से 10 एकड़ क्षेत्र के अंदर बच्चों पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। और इन पेड़ पौधों के अंदर जो पेड़ रहेगा, एक तो सीता अशोक रहेगा, एक कृष्ण वट वृक्ष रहेगा, एक कृष्ण कदम रहेगा, एक बड़, पिप्पल, नीम, समी, देसी आम, नीम, वरुण, बेलपत्र लगाकर अमृत वन जो है विकसित किए जाएंगे। तो 5 से 10 एकड़ के अंदर प्रत्येक जिले में कौन से वन स्थापित किए जाएंगे, बस इतना सा याद रख लेना। और ये वन है अमृत वन। अमृत वन मेरे बच्चों क्या किए जाएंगे, स्थापित किए जाएंगे। ठीक है। हरियंका बणी पुनर्वास, हरियंका बणी पुनर्वास योजना के तहत 200 गांव बणियां विकसित की जाएंगी। बणी तो समझते होंगे ना, जहां पर आपको पेड़ ही पेड़ नजर आए, ठीक है, उसको बणी बोल देते हैं गांव के अंदर। उद्योगों के लिए मेरे बच्चों जो यहां पर बजट में दिया गया है वो एक तो अंबाला और गुड़गांव के अंदर डेटा सेंटर पार्क स्थापित किए जाएंगे, ये अच्छे से ध्यान रख लेना। फरीदाबाद और पानीपत में विश्व स्तरीय प्रदर्शनी सह व्यापार केंद्र स्थापित किए जाएंगे। हिसार, अंबाला, महेंद्रगढ़ में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किए जाएंगे। हिसार, अंबाला और महेंद्रगढ़ के अंदर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो है वो विकसित किए जाएंगे। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, बहादुरगढ़ और कैथल के अंदर एलिवेटेड रेलवे लाइन बनाई जाएगी। इससे पहले हम बात करें तो पहली एलिवेटेड रेलवे लाइन हरियाणा के अंदर कहां पर मेरे बच्चों बनाई गई, रोहतक के अंदर बनाई गई है। रोहतक के अंदर जो ये बनाई गई है, या गोहाना रोहतक रेलवे ट्रैक के ऊपर आपको बनी हुई नजर आएगी। रोहतक बस स्टैंड से निकलते ही देख लेना, सिला बाईपास की तरफ आपको ट्रेन जो है वो पुल के ऊपर चलती हुई नजर आएगी। और वो पुल जो पिलर के ऊपर खड़ा हो उसको एलिवेटेड बोल देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। पीडब्ल्यूडी पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, इसके लिए बच्चों बजट में क्या दिया गया है, 5,000 किलोमीटर लंबी सड़कों का सुधार किया जाएगा। नाबार्ड की सहायता से 554 किलोमीटर लंबी सड़कों को चौड़ा और मजबूत किया जाएगा। राज्य के अंदर 14 नए बाईपास बनाए जाएंगे। बल्लभगढ़ जो शहर है 215 करोड़ रुपए की लागत से वहां पर एक एलिवेटेड सड़क का निर्माण किया जाएगा। और हरियाणा का सबसे लंबा एलिवेटेड जो पुल है या सबसे लंबी एलिवेटेड जो सड़क है वो कहाँ है मेरे भाई, पानीपत के अंदर है। ठीक है, अब बल्लभगढ़ के अंदर भी आपको एक ऐसा ही एलिवेटेड जो पुल है या सड़क है देखने को मिलेगा। हिसार के अंदर भी एलिवेटेड रोड का निर्माण किया जाएगा भाई 723 करोड़ रुपए की लागत से। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी के अंदर 100 किलोमीटर लंबी नई सीवरेज जो लाइनें हैं वो बिछाने का काम सरकार करेगी। इसके बाद है सिंचाई और जल संसाधन। सिंचाई और जल संसाधन के अंदर आपको ध्यान रखना है
कि गन्ने की खेती के तहत 2 लाख एकड़ क्षेत्र को कवर किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा महेंद्रगढ़ के निजामपुर खंड समेत 10 जलाशयों का विकास किया जाएगा। तो यहां से कोई क्वेश्चन ऐसा आने वाला है नहीं, बाकी एमसीक्यू के अंदर मैं आपको क्वेश्चन कवर करा दूंगा जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। ऊर्जा के अंदर हम बात करें तो एक नए थर्मल पावर प्लांट का सरकार निर्माण करेगी और इसकी जो क्षमता है वो 800 मेगावाट रहने वाली है। 800 मेगावाट रहने वाली है। बच्चों, नए सोलर पंप स्थापित किए जाएंगे। कौन सी योजना के तहत? प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत। तो प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत 70,000 नए सोलर पंप स्थापित करने का सरकार काम करेगी। ये ऊर्जा के लिए दिया गया है। पर्यटन और विरासत के लिए मेरे बच्चों ध्यान रखना है कि गुड़गांव और नूह जिले के अंदर लगभग 10,000 एकड़ की भूमि पर अरावली सफारी पार्क स्थापित किया जाएगा। महेंद्रगढ़ जिले के अंदर जहां पर बैठकर च्यवन ऋषि ने किया था तप, बच्चों उस ऋषि के प्राचीन आश्रम स्थल डोसी की पहाड़ी को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। सूरजकुंड के अंदर अक्टूबर नवंबर 2023 में दिवाली उत्सव मेला आयोजित किया जाएगा। ये बड़े इंपॉर्टेंट है, तीनों के तीनों पॉइंट पेपर में आने वाले हैं। तो 10,000 एकड़ भूमि पर अरावली पार्क जो स्थापित किया जाएगा वो कौन से जिलों के अंदर? गुड़गांव और नूह के अंदर। बच्चों, पर्यटन स्थल के रूप में कौन से स्थानों को सरकार विकसित करने जा रही है? एक च्यवन ऋषि का आश्रम और एक डोसी की पहाड़ी। डोसी की पहाड़ी पर ही च्यवन ऋषि का आश्रम है। दिवाली उत्सव मेला कहां आयोजित किया जाएगा? सूरजकुंड के अंदर। और यह कौन से महीने में आयोजित किया जाएगा? अक्टूबर नवंबर के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट है परिवहन और नागरिक उड्डयन। ट्रांसपोर्ट की हम बात करेंगे तो ट्रांसपोर्ट के अंदर बच्चों सबसे मेन जो आपका रहेगा गुड़गांव। गुड़गांव में सिटी इंटरचेंज टर्मिनल जो है वो क्या किया जाएगा? स्थापित किया जाएगा। सिटी इंटरचेंज टर्मिनल जो है वो स्थापित किया जाएगा। वरिष्ठ नागरिकों के रियायती किराए की जो आयु सीमा है वो घटा दी गई है। 65 साल से घटाकर कितनी कर दी है? 60 साल मेरे बच्चों कर दी है। ये ध्यान रखिएगा। गुड़गांव के अंदर 26 एकड़ भूमि पर हेली हब का मतलब समझते हो? हेलीकॉप्टर। ठीक है, हेली हब का मतलब है जहां पर हेलीकॉप्टर सबसे ज्यादा एक साथ उड़ सकेंगे और उतर सकेंगे। ये भारत का सबसे बड़ा हेली हब बनेगा बच्चों 26 एकड़ भूमि के ऊपर गुड़गांव में। इससे पहले जो सबसे बड़ा हेली हब है भारत के अंदर वो मुंबई के अंदर है। ठीक है, खान और भू विज्ञान के लिए कोई खास बात है नहीं, फिर भी यहां पर ध्यान रख लेना कि गोलवा जो गांव है महेंद्रगढ़ का, यहां पर तांबे के खनिज ब्लॉक की नीलामी की जाएगी। मतलब तांबा निकालने के लिए कोई टेंडर लेगा तो गोलवा गांव के अंदर टेंडर मेरे बच्चों निकाला जाएगा। महेंद्रगढ़ का ये गोलवा गांव है जो तांबे के लिए जाना जाता है। शासन और लोक प्रशासन के लिए जींद के अंदर अग्निशमन सेवा प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा। यह ध्यान रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। चंडीगढ़ में अतिरिक्त विधानसभा परिसर के निर्माण हेतु 50 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। कुछ आपसे पूछने वाला नहीं, बस यहां पर जींद के अंदर अग्निशमन सेवा प्रशिक्षण केंद्र ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करेंगे सूचना जनसंपर्क भाषा और संस्कृति की। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट आपका रहेगा मेरे बच्चों ये पुरस्कार। पंडित लक्ष्मीचंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना जो है इसके तहत 10,000 रुपए प्रति माह पेंशन के रूप में दी जाएगी। हरियाणवी लोक परंपराओं को बढ़ावा देने के लिए हरियाणवी कला प्रसार योजना शुरू की जाएगी। अंत्योदय परिवारों पर केंद्रित विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों तक सीधे पहुंचने के लिए सेवा सेतु पोर्टल क्या किया जाएगा? शुरू किया जाएगा। तो एक तो यहाँ पे ध्यान रख लेना बच्चों कि कौन सी योजना के तहत कलाकारों को 10,000 रुपए प्रति माह पेंशन दी जाएगी? लक्ष्मीचंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना के तहत। हरियाणवी लोक परंपराओं को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू की जा रही है? हरियाणवी कला प्रसार योजना जो है वो शुरू की जा रही है। तो ये आपके बजट के कुछ मुख्य पॉइंट थे, मुख्य बिंदु थे जहां से आपके पेपर में क्वेश्चन बन सकता है। और आप लोगों के लिए मैं पीडीएफ प्रोवाइड करवा देता हूं, जहां जहां पर मैंने हाईलाइट किया है इन्हीं बिंदुओं को आप अच्छे से रिवाइज करें। और एक सेशन आप लोगों को मैं एमसीक्यू के रूप में पक्का दूंगा ताकि बजट से उठने वाला हर क्वेश्चन आप लोगों को समझ आए, आप लोग अच्छे से उसको कवर कर पाओ। ठीक है, चलेगा। थैंक यू, बाय बाय, लव यू। आप सभी को ढेर सारा प्यार। सिर्फ अपनी एक क्लास पेंडिंग है और उस क्लास के अंदर एमसीक्यू मैं आप लोगों को कवर करवा दूंगा, वो बजट के साथ ही मैं कवर करवा दूंगा। तो एक सेशन बजट का और बजट वाले सेशन के साथ ही एक और हमारा जो चैप्टर था एग्रीकल्चरल क्रेडिट
जिसको कृषि साख बोलते हैं बच्चों, वहां से जो आपके 5-7 क्वेश्चन बनते होंगे वो बजट के साथ चिपका के ही मैं आप लोगों को कवर करवा दूंगा, और नेक्स्ट क्लास में आपका सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा मेरी साइड से। ठीक है, तो आपकी साइड से कंप्लीट होगा जब आप 4-5 बार इसकी रिवीजन करोगे, और रिवीजन बहुत जरूरी है, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, कम से कम 4 बार आप चीजों को रिवाइज करो यदि उस सब्जेक्ट को आप पहली बार पढ़ रहे हो तो। ठीक है, डीएनए ऑफ हरियाणा बुक हिसार में कौन सी शॉप पे है? भाई बस स्टैंड जो हिसार है वहां पर भी जो शॉप है अंदर बस स्टैंड पे वहां पर भी है। ठीक है, पांडे फोटो शॉप पे भी है, उसके बाद सिटी उस पे भी है, प्रेम बुक डिपो पे भी है, रॉयल बुक सेंटर पे भी है, कलाम बुक डिपो पे भी है, श्री राम बुक सेंटर पे भी है, जाट कॉलेज के पास ज्योति बुक सेंटर है वहां पर भी है, कहीं से भी ले लेना। हरियाणा इकोनॉमी की मैं बात कर रहा हूँ, इकोनॉमिक सर्वे की तो क्लास देंगे 1-2।